ओके, सो नाउ सी, यहाँ तक हमने देखा था, आपको याद होगा, ठीक है। ये जो सल्फाइड फॉर्म होता है ना, सल्फाइड फॉर्म जो है, याद है, कोई भी मेटल जो होती है ना हमारी, कोई भी मेटल जो है वो ज़मीन के अंदर या तो उसके ऑक्साइड के फॉर्म में होता है, या तो फिर सल्फाइड के फॉर्म में होता है, या तो फिर उसके कार्बोनेट के फॉर्म में होता है। ऑक्साइड मतलब क्या, O-2, सल्फाइड मतलब S-2 और कार्बोनेट मतलब कि CO3-2। याद है? तो यदि कोई मेटल सल्फाइड के फॉर्म में हो तो क्या किया जाता है उसका, रोस्टिंग, ROS, रोस्टिंग। यदि कोई मेटल कार्बोनेट के फॉर्म में हो तो उसका क्या किया जाता है, कैल्सिनेशन, और उसको कन्वर्ट किया जाता है कौन से फॉर्म में, ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। और फिर क्या किया जाता है, उसका रिडक्शन किया जाता है, ठीक है। और रिडक्शन के समय मैंने आपको 3 रिड्यूसिंग एजेंट बनाए थे, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और एल्यूमिनियम। आई होप यू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। बहुत ही नाइसली मैंने एक्सप्लेन किया था, आप लोग देख लेना, वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, अभी देखो यहाँ पे बात बात में मैंने आपको बोला था ना, फ्लो में ये लोगों ने और भी एक चीज़ हमको बता दी, जो कि वो सच में बताना नहीं चाहते थे, बट फ्लो में हमको बता दी, बराबर। तो देखो यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, समझना, बिसाइड्स यूजिंग कार्बन टू रिड्यूस द मेटल ऑक्साइड टू मेटल, समटाइम डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन कैन आल्सो बी यूज्ड। समझ में आ रहा है, मतलब क्या, समझना, इसका मतलब समझा रहा हूँ मैं, समझना। देखो यहाँ पे हमको एक मेटल मिली, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो हमको मान लो कि कोई मेटल हमारे ऑक्साइड के फॉर्म में है, ठीक है। कौन से फॉर्म में, हमारे पास ऑक्साइड के फॉर्म में है, ठीक है। और उसमें से यदि मुझे मेटल चाहिए, प्योर मेटल चाहिए, मान लो कि मुझे जिंक चाहिए, तो मुझे ये ऑक्सीजन को दूर करना पड़ेगा, आई विल हैव टू रिमूव द ऑक्सीजन। तो मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, मैंने यहाँ पे यूज़ किया कार्बन, ठीक है, विच इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो व्हाट दिस कार्बन विल डू, कार्बन विल अट्रैक्ट दिस oxygen, this oxygen will be attracted by this carbon, and ultimately carbon monoxide will be prepared and this zinc is separated, तो मुझे प्योर मेटल मिल गई। तो डेफिनेटली आई कैन यूज कार्बन, बट यहाँ पर देखो क्या लिखा है, बिसाइड्स कार्बन आई कैन यूज सम मेटल ऑल्सो, बराबर। और कौन सी मेटल है, रिएक्टिव मेटल, सच एज, हमको मालूम है सोडियम रिएक्टिव है, कैल्शियम रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम, ये सब रिएक्टिव मेटल है ना। तो ये सब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कर सकती है। इसका मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, क्या यहाँ पे बोल रहा है ये समझना। जैसे कि मान लो कि मेरे पास मैंगनीज का ऑक्साइड है, क्या है मेरे पास, मैंगनीज ऑक्साइड है, समझना, ध्यान से समझना इसको, ठीक है। मेरे पास क्या है, MnO2, मैंगनीज ऑक्साइड है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये देखो दिख रहा है मैंगनीज ऑक्साइड। ये मैंगनीज ऑक्साइड बना कैसे, तो हियर द वैलेंसी ऑफ मैंगनीज इज +4, रिमेंबर इट। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 24 है, कौन सा एटॉमिक नंबर है मैंगनीज का, 24, और ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, ठीक है ना। कट करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट करो तो यहाँ पे ये ऐसे करके हो जाएगा ना, यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर ये 2 यहाँ नीचे जाएगा, ये 1 यहाँ पे, वहाँ 1 यहाँ पे आएगा, एग्री और नॉट। तो ऐसे करके MnO2 बना है, ठीक है। आई होप MnO2 कैसे बना समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, समझना ध्यान से अभी। तो MnO2 हो गया ये, आगे बढ़ते हैं। अभी MnO2 में हमने क्या किया, समझ, MnO2 में हमने क्या ऐड किया, एल्यूमिनियम ऐड किया। तो देखो ये जो एल्यूमिनियम है वो मैंगनीज के कंपेरिजन में ज़्यादा एक्टिव मेटल है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ, एल्यूमिनियम इज मोर एक्टिव मेटल कंपेयर टू मैंगनीज। बोलो एग्री और नॉट। तो इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा, ये जो एल्यूमिनियम है ना, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन यहाँ से खींच लेगा, हाँ कि ना, और क्या बना देगा, एल्यूमिनियम Al2O3। कैसे, तो कि Al की वैलेंसी +3, O की वैलेंसी -2, क्रॉस करो, मिल गया। और क्या हुआ, ये जो Mn था वो अलग हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है ना। मतलब कि मुझे करना क्या था, मुझे मैंगनीज ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को निकालना था और ये मेटल मुझे अलग चाहिए थी, ठीक है। तो मैंने कार्बन या तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड यूज किया, नहीं, मैंने क्या किया, एक मेटल यूज की जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव है। मुझे मालूम है ये सारी मेटल एक्टिव है, देखो सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये ज़्यादा एक्टिव मेटल है ना सब के सब। तो क्या करेगी एल्यूमिनियम, क्या करेगी, व्हाट दिस एल्यूमिनियम विल डू, एल्यूमिनियम विल अट्रैक्ट दिस ऑक्सीजन, ठीक है। ये एल्यूमिनियम उसको बोलेंगी, मैंगनीज को बोलेंगी, ये है मैंगनीज,
ऑक्सीजन देख, मेरे को दे दे ऑक्सीजन, ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादा एक्टिव हूँ, आई एम द डॉन, ठीक है। तो तुम ऑक्सीजन के साथ प्रोसेस नहीं कर सकती हो, ठीक है। तो ये मैंगनीज को हार माननी पड़ेगी। फिर ये मैंगन ऑक्सीजन किसने ले लिया, इसने ले लिया, तो मैंगनीज हो गया यहाँ पे अलग। समझ में आ रहा है, ठीक है। मतलब है तो वही ना, देखो ये तो, ये क्या हुआ, रिडक्शन रिएक्शन ही हुआ ना, देखो ये हुआ क्या, ये रिडक्शन हुआ ना, ये है ना। किसका रिडक्शन हुआ, कैन एनीवन से किसका रिडक्शन हुआ यहाँ पे। अभी आप चाहो तो मुझे कमेंट कर सकते हो, आप चाहो तो मुझे बता भी सकते हो किसका रिडक्शन हुआ, फटाफट से मुझे आंसर दो, मैं देख रहा हूँ कमेंट। किसका रिडक्शन हुआ जल्दी। ये रिएक्शन जो दिख रहा है ना आपको, MnO2 यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, देखो ये रिएक्शन, उसमें किसका रिडक्शन हुआ जल्दी। जल्दी 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 जल्दी। ओके, आई गॉट वन आंसर। अरे वाह, ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ, वेरी गुड ब्रज, है ना। ऑक्सीजन का स्पेलिंग तो जो बाबा बाबा, ऑक्सीजन का स्पेलिंग ऑक्सीजन, वेरी गुड, इट इज ऑक्सीजन। मैग्नीशियम का थोड़ी हुआ यार। अरे यार किसका हुआ ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन किसका हुआ, मैंने क्वेश्चन क्या बताया, रिडक्शन किसका हुआ। MnO2 का रिडक्शन हुआ, किसका हुआ, MnO2 का, बिकॉज MnO2 में से ऑक्सीजन गया ना, और क्या मिला हमको, Mn मिला ना, तो रिडक्शन किसका हुआ, MnO2 का रिडक्शन हुआ, रिमेंबर इट। समझ में आ रहा है, अरे इसमें से हमको ऑक्सीजन निकालना है ना, समझ में आ रहा है, तो इसका होगा ना रिडक्शन तो बेचारे का, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन गया ना, और Mn बन गया ना, क्यों Mn बन गया, बिकॉज यहाँ पे मैंने प्रोसेस करवाई एल्यूमिनियम से, तो एल्यूमिनियम ने इसका ऑक्सीजन खींच लिया और क्या बना दिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ एल्यूमिनियम का, बिकॉज एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन ऐड होके Al2O3 बन गया, बोलो हाँ कि ना। चलो समझ में आया। अभी ये यहाँ पे क्यों लिख दिया बीच में, तो इसका रीजन यही है लिखने का कि जब ये रिएक्शन होता है ना, जब ये रिएक्शन होता है, जब ये रिएक्शन होता है तो बहुत ही जोरदार अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है, क्या प्रोड्यूस होती है, हीट। ओके ओके, समझ में आ रहा है। और ये रिएक्शन बहुत ही एक्सोथर्मिक है, बराबर, यहाँ पे देखो लिखा है दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक, हमको मालूम है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, दो तरह के रिएक्शन होते हैं इन टर्म्स ऑफ हीट। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट एनर्जी का रिलीज होना, और एंडोथर्मिक मतलब क्या होता है, हीट एनर्जी का एब्जॉर्ब होना। समझ में आ रहा है, रिलीज होना और एब्जॉर्ब होना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बहुत अमाउंट में हमको हीट रिलीज होगी, बहुत अमाउंट में क्या होगा, हीट रिलीज होगी, और इतनी ज़्यादा हीट रिलीज होगी तो उसका हम यूज़ कर सकते नहीं कर सकते, सोचो आप, यदि इतनी ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होगी तो कैन वी यूज इट फॉर सम पर्पस, कर सकते हैं। याद करो कहाँ यूज़ करते हैं हम, बहुत ज़्यादा हीट मिलती है ना, उसका हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कैन यू गैस। एक कर सकते हैं वेल्डिंग में, किसमें कर सकते हैं, वेल्डिंग। देखो वेल्डिंग आप दिमाग में रखो, वेल्डिंग में क्या होता है, दो मेटल है, देखो मैं यहाँ पे नीचे दिख रहा हूँ ना आपकी स्क्रीन के ऊपर, कितने दिख रहा हूँ मैं नीचे, एम आई विजिबल और नॉट, ओके। तो दो मेटल जो होती है उसको मान लो कि ऐसे हमको चिपकाना है ना दो मेटल को, तो क्या करेंगे, दोनों को ऐसे जोड़ेंगे और फिर वहां पे वेल्डिंग करते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा कोई वेल्डिंग कैसे करते हैं, तो क्या करते हैं, दोनों मेटल को ऐसे चिपकाओ, फिर वेल्ड करो उसको, तो जब वेल्ड करेंगे तो क्या होगा, दोनों मेटल क्या होगी, आपस में चिपक जाएगी, बोलो हाँ कि ना, दोनों मेटल आपस में चिपक जाएगी, एग्री और नॉट। मान लो कि ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक मेटल है दूसरी मेटल ऐसे रखी और फिर यहाँ पे कर दो वेल्डिंग कर दो, ऐसे ये हुआ वेल्डिंग, ठीक है। तो दोनों मेटल ऐसे परफेक्टली मस्त चिपक जाएगी यहाँ से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसका यूज़ कर सकते हैं, एक वेल्डिंग की तरह के यूज़ कर सकते हैं, और ये वही हम करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो समझना, ये तो मैंगनीज ऑक्साइड था ना, उसकी जगह पे मान लो हमारे पास आयन ऑक्साइड होता, क्या होता, आयन ऑक्साइड, समझना ही, ठीक है। आयन ऑक्साइड होता मान लो हमारे पास, ठीक है, तो उससे तो इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती, मतलब समझना, देखो हमारे पास ऐसा ऐसा होता मान लो,
Fe2O3। अभी Fe की वैलेंसी कितनी होगी यहाँ पे? Fe की वैलेंसी यहाँ पे होगी +3, O की वैलेंसी -2, तभी तो क्रॉस होकर बना ना ये। इसे देखो यहाँ पे, देखो आयन के ब्रैकेट में यहाँ पे 3 लिखा है, लिखा आपको आयन 3। तो ये 3 क्या इंडिकेट कर रहा है कि आयन की वैलेंसी कौन सी है? 3 उसकी वैलेंसी इंडिकेट कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो मान लो हमारे पास आयन ऑक्साइड है, ठीक है। ये आयन ऑक्साइड के अंदर मान लो कि मैंने डाला एल्यूमिनियम। तो याद करो कौन ज्यादा एक्टिव मेटल है, एल्यूमिनियम की आयन? ज्यादा एक्टिव कौन है बताओ तो मुझे। डेफिनेटली एल्यूमिनियम ज्यादा एक्टिव है, याद करो। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा। आई लाइक कॉलिंग मी, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, है ना। तो अ ज्यादा एक्टिव है ना। तो ये क्या करेगा, एल्यूमिनियम जो है यहाँ से Fe को डिस्प्लेस कर देगा और खुद हो जाएगा Al2O3 और Fe हो गया अलग। समझ में आ रहा है? और ये प्रोसेस में इतनी ज़्यादा हीट जनरेट होती है कि ये जो Fe मिलेगा वो कौन से फॉर्म में होगा? लिक्विड फॉर्म में होगा। और दूसरा ये जो प्रोसेस है उसमें इतनी ज़्यादा हीट जनरेट होती है कि दिस कैन बी यूज्ड, किसके लिए यूज़ कर सकते हैं हम इसको? जो रेलवे ट्रैक होते हैं ना, रेलवे जो ट्रैक होते हैं ना, उसको जॉइंट करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। याद करो, 2 रेलवे ट्रैक होते हैं ना ऐसे। तो मान लो कि रेलवे ट्रैक के अंदर कोई हमको जॉइंट करना है यहाँ पे, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अभी सोचो ये कितना स्ट्रांगली जॉइंट होना चाहिए, सोचो आप। बिकॉज रेलवे के ऊपर कितना ज़्यादा वजन जाने वाला है, वो भी फूड से जाने वाला है ना। तो कितना परफेक्टली स्ट्रांग, मतलब ऐसे बॉन्डिंग कितना परफेक्टली होना चाहिए। समझ में आ रहा है? उसके बाद इक्वेशन बैलेंस करना तो आपको आता होगा शायद, उसमें मेरे को है मेरी हेल्प नहीं है, जरूर नहीं है। ये सॉलिड फॉर्म में है, ये भी सॉलिड फॉर्म में है, ये कौन से फॉर्म में होगा? डेफिनेटली लिक्विड। ये भी सॉलिड फॉर्म में होगा, बट ये कौन से फॉर्म में होगा? लिक्विड फॉर्म में होगा। समझ में आ रहा है? हम्म। चलो तो अभी एक काम करते हैं, फटाफट से वापस दोनों इक्वेशन को रिकॉल कर देते हैं। समझना, मैं यहाँ पे दोनों इक्वेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ एक बार फिर से, ठीक है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड नाउ। दोनों इक्वेशन यहाँ लिख रहा हूँ। पहला इक्वेशन जो था उसमें क्या था हमारे पास, याद है आपको? MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड था, ठीक है ना। वो मैंगनीज डाइऑक्साइड की मैंने प्रोसेस किससे की? एल्यूमिनियम से की। अब तक ये दोनों कौन से फॉर्म में थे? सॉलिड फॉर्म में ही थे। फिर एल्यूमिनियम ज़्यादा एक्टिव है तो क्या करेगा, Mn को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और बना देगा क्या? Al2O3, और साथ में क्या होगा, Mn जो है वो अलग हो जाएगा। और ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है फिर भी सॉलिड फॉर्म होगा, बट ये मैंगनीज कौन सा फॉर्म में मिलेगी? लिक्विड फॉर्म में मिलेगी। क्यों? बिकॉज बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हीट जनरेट होती है, क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये है, ठीक है ना। चलो इसको बैलेंस करते हैं। एल्यूमिनियम 2 है, ऑक्सीजन 3। देखो ऑक्सीजन 3 और 2 है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे 3 करो और यहाँ पे 2 करो, ये करना ही पड़ेगा। उसके बाद एल्यूमिनियम 2 2 2 2 4 हो गए, तो यहाँ पे कर दो 4, और मैंगनीज यहाँ पे 3, तो मैंगनीज कर दो यहाँ पे 3। बोलो हो गया इसका काम। चलो आगे देखते हैं। दूसरा, मान लो कि हमारे पास आयन ऑक्साइड है Fe2O3 हमारे पास है, मान लो वो भी कौन से फॉर्म में होगा? सॉलिड फॉर्म में होगा। उसमें हमने क्या डाल दिया? एल्यूमिनियम डाल दिया सॉलिड फॉर्म में। तो ये एल्यूमिनियम ज़्यादा एक्टिव है तो क्या करेगा? Fe को डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बना देगा यहाँ पे? Al2O3 जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा, बट जो मेटल मिलेगी ना Fe, वो कौन से फॉर्म में होगी? लिक्विड। क्यों लिक्विड फॉर्म में होगी? अगेन सेम रीजन, बिकॉज हीट जनरेट होगा, बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बैलेंस करो, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 3 सेम है। एल्यूमिनियम 2 यहाँ पे लगा दो, एल्यूमिनियम 2 Fe2 यहाँ पे लगा दो, Fe2। बात खत्म हो गई इसकी, तो सिंपल है, हो गया बैलेंस। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मैंने ये टॉपिक मैंने आपका स्किप किया था, याद करो आप, ठीक है। और मैंने स्किप इसीलिए किया था बिकॉज उस टाइम शायद समझ में नहीं आता, बट अभी एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा। किसको कोई डाउट है इसके अलावा? आई थिंक ये टॉपिक, ये चैप्टर में इतना बाकी था, इसके अलावा कुछ बाकी है नहीं, ठीक है। नाउ इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट फ्रॉम दिस चैप्टर, फील फ्री टू आस्क।
चलो आगे बढ़े। अभी किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो यू कैन आस्क। तो आगे बढ़े। चलो ये तो हो गया, उसके बाद ये हो गया है, ये आपके सिलेबस में है नहीं, तो आई थिंक ये चैप्टर भी आपका खत्म हो गया, अभी चैप्टर नंबर 3 भी खत्म हो गया। ठीक है, तो फिर अभी हम इसकी एक्सरसाइज देखनी हो तो देख सकते हैं। ठीक है, चलो एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक सेकेंड। ओके, दिख रहा है ना थोड़ा, अभी थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। चलो, तो यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो बता सकते हो आप कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस में से मिलेगा हमको। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो आपके सिलेबस में है, चैप्टर नंबर 1 में ही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो पहले रिएक्शन में क्या है, NaCl सॉल्यूशन एंड द कॉपर मेटल। तो मान लो कि यहाँ पे NaCl का सॉल्यूशन है, मतलब कि एक्वियस सॉल्यूशन है NaCl का, और साथ में कॉपर मेटल है। तो क्या ये कॉपर इतनी एक्टिव है कि Na को डिस्प्लेस कर सके? तो आंसर है नो। तो यहाँ पे क्या होगा, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। एग्री और नॉट? नंबर 2 देखो, नंबर 2 में देखो MgCl2, MgCl2 जो है उसमें क्या करेंगे, एल्यूमिनियम डालो। क्या ये एल्यूमिनियम इतनी एक्टिव है कि मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर सके? तो आंसर है नो, है ना। तो यहाँ पर भी आंसर आएगा नॉट पॉसिबल। नंबर 3 देखो, FeSO4 को किस में डाला, सिल्वर, मतलब कि Ag। तो क्या Ag इतनी एक्टिव है कि Fe को डिस्प्लेस कर सके? आंसर है नो। ओके, और नंबर 4 देखो, AgNO3 जो है उसमें कॉपर को डाला। तो क्या कॉपर इतना एक्टिव है कि Ag को डिस्प्लेस कर सके? यस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लो कि कॉपर की वैलेंसी +2 है, तो क्या मिल जाएगा, CuNO3, क्योंकि सॉरी कॉपर की वैलेंसी +1 ले लो, क्या ले लो, +1, तो CuNO3 और हो जाएगा Ag अलग हो जाएगा, और बैलेंस तो है ही इक्वेशन। तो इसमें लास्ट में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो किसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, ओनली इन डी। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यहाँ तक? नंबर 2 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग आयन। देखो ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, आयन पेन ये कोरोजन वाला है, आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट फिर भी आपको कोरोजन, मान लो कि आपको कोरोजन नहीं होने देना, तो क्या करोगे आप? तो इसका आंसर आएगा अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक। ठीक है, इसमें आंसर आएगा सी, बराबर। एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव द कंपाउंड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, दिस कंपाउंड इज सोल्युबल इन द वाटर। ये भी आपके सिलेबस में नहीं, इसका आंसर आएगा कैल्शियम। क्या आंसर आएगा इसका, कैल्शियम। ठीक है, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है। आगे देखते हैं, फूड कैन आर कोटेड विद द टीन एंड नॉट विद द जिंक, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। यू आर गिवन हैमर, हाँ नंबर 5 देखो, नंबर 5 आपके सिलेबस में है। नंबर 5 देखो, नंबर 5 का आंसर मुझे बताओ। नंबर 5 का आंसर मुझे बताओ। यू आर गिवन अ हैमर, अ बैटरी, अ बल्ब, वायर एंड अ स्विच। How would you use them to distinguish between sample of the metal and non-metal? So with the help of hammer, with the help of hammer, we will hammer it. We will, we will, we will hammer. We will hammer the sample. We will hammer the sample. बराबर कि नहीं? ठीक है. If it can be, if it can be elongated, if it can be, or it can be hammered to form the thin sheet, to form the thin sheet, means it possesses which property, malleability, malleability property it is having. Okay, it's malleable, malleability. Okay, if it is having malleability property means it is a metal. If it cannot be hammered it is non metal. उसके बाद बैटरी, बल्ब, वायर और स्विच। तो क्या करेंगे यहाँ पे, याद करो, ऐसे करके एक बैटरी हमको दी है। ठीक है, वी हैव बीन गिवन अ बैटरी। वायर देखो ये वायर है। ठीक है, यहाँ पे एक जगह रख देंगे खाली ऐसे करके, और यहाँ पे यूज कर देंगे स्विच का। ठीक है, ऐसे करके। नाउ वी विल पुट द सैंपल हियर, वी विल देखो यहाँ पे मान लो कि हमको अलग अलग सैंपल दिए। मान लो कि हमको दिया है पेन, सीलर, फिर हमको दिया है वुड,
हमको दिया है मान लो कि नेल, मान लो हमको दिया है रिमोट कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल, मान लो हमको दिया है प्लास्टिक बॉटल, ठीक है। ऐसे सब अलग अलग हमको सैंपल दिए हैं। तो क्या करेंगे, बारी बारी से सारे के सारे सैंपल यहाँ पे हम, ये जो स्लॉट है वहाँ पे हम रखेंगे और ये स्विच को क्लोज करेंगे। और हाँ एक और चीज़, यहाँ पे बल्ब भी ऐसे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बल्ब भी ऐसे हम कनेक्ट कर देंगे। एक सेकेंड, तो बल्ब भी हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो जब हम इस स्विच को क्लोज करेंगे तो जो सैंपल में ये बल्ब ग्लो हो, मतलब क्या उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, मतलब करंट किस में से फ्लो होगा, मेटल में से। मतलब कि जिसमें बल्ब ग्लो हो वो सैंपल क्या है, मेटल है, और जिसमें बल्ब ग्लो ना हो वो क्या है, नॉन मेटल। बट डेफिनेटली देयर इज एक्सेप्शन, जैसे कि पेंसिल जो है उसमें जो ग्रेफाइट होता है ना, ग्रेफाइट होता है ना, ग्रेफाइट वो कार्बन का एलोट्रोप है ना, उसमें से फिर भी करंट फ्लो होगा, बट फिर भी वो क्या है, नॉन मेटल ही है। तो ये क्या एक तरह का, ये क्या है, एक तरह का एक्सेप्शन है, तो भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक है ना, वो एक तरह का एक्सेप्शन है। 2 मिनट, ओके। चलो आगे देखते हैं अभी, तो समझ में आ गया। अभी वाटर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, गिव द 2 एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये मैंने आपको बताया हुआ है। किसी को याद है क्या एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब, याद है किसी को, एम्फोटेरिक ऑक्साइड याद है किसी को? द ऑक्साइड which contain both acidic as well as basic property, acidic as well as basic property are known as amphoteric oxide। और 2 ऑक्साइड हमारे पास ऐसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, और दूसरा कौन सा है, याद करो, जिंक ऑक्साइड, याद है ना। ये 2 ऑक्साइड ऐसे हैं जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, तो बस यहाँ पे यही लिखा है। नेम द 2 मेटल which will displace hydrogen from the dilute acid and the 2 metal which will not। मतलब कि हाइड्रोजन से ज्यादा एक्टिव मेटल कौन सी है, वो डिस्प्लेस कर देगी ना। ये मैंने आपको बार बार बोला, याद करो। प्लीज स्टॉप कॉलिंग, कॉलिंग मतलब क्या होता है, कॉपर की कैल्शियम, कैल्शियम, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ zebra, आई लाइक हर कॉलिंग मी सिल्वर गाय पीटी, ठीक है। देखो ये हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन से ये ज्यादा एक्टिव मेटल है ये सारी की सारी, तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगा, सॉरी कर देगा, वो डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को। बट ये जो मेटल है ना, वो हाइड्रोजन से लेस एक्टिव है, तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगी नहीं। मतलब कि ये मेटल और ये जो मेटल है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगी नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो सिंपल है कि नहीं है ये भी। चलो आगे देखते हैं। In the electrolytic refining of metal M, what will you take as anode, the cathode and electrolyte? बहुत ही सही क्वेश्चन है ये, आपके सिलेबस में भी है। तो इसका आंसर मुझे कौन बताएगा, याद है आपको, क्या याद है, पूरा टॉपिक याद है आपको क्या ये? मान लो कि मुझे कॉपर का रिफाइनिंग करना है, क्या करना है मुझे, कॉपर का रिफाइनिंग करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, याद है, मैंने यहाँ पे एक कॉपर रखा था, याद करो, यहाँ पे भी मैंने कॉपर रखा था, याद है कि नहीं याद, ठीक है। मान लो कि ये जो है ये मेरा एनोड है, प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस और ये माइनस, यहाँ पे क्या है, स्विच, यहाँ पे मान लो बल्ब भी कनेक्ट कर दिया मैंने, और यहाँ से वायर ऐसे गया, ठीक है। जैसे ही मैं स्विच को क्लोज करूंगा, व्हाट विल हैपन, द करंट विल फ्लो, द करंट विल फ्लो, ये हो जाएगा मेरा एनोड, ये हो जाएगा मेरा कैथोड। याद करो, एज एन एनोड आई विल हैव टू यूज इम्प्योर कॉपर, इम्प्योर, याद करो, है ना, इम्प्योर कॉपर। और एज अ कैथोड ऑलरेडी कैसा होना चाहिए, 100% प्योर कॉपर होना चाहिए। याद आया कि नहीं आया, हाँ कि ना, है ना। ओके, अभी देखो यहाँ पे देखो, ये यहाँ मान लो कि एक हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, मान लो किसका रखा था, याद है मैंने बोला था कॉपर सल्फेट का रखो, कॉपर सल्फेट चलेगा, या तो फिर कॉपर नाइट्रेट भी चलेगा, CuNO3 चलेगा, या तो फिर कॉपर कोई भी चलेगा। बट क्या होना चाहिए, कॉपर का सॉल्ट होना चाहिए, तो सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्या होना चाहिए, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ कॉपर, ठीक है ना।
क्योंकि ये सारे के सारे सॉल्ड है, देखो ये भी सॉल्ड है, ये भी सॉल्ड है, इसमें H प्लस OH माइनस है नहीं, तो क्या होना चाहिए, M जो है, यदि हमको M का इलेक्ट्रोलाइट करना चाहिए तो एनोड क्या होना चाहिए, इम्प्योर M, क्या होना चाहिए, इम्प्योर M विल बी एनोड, ठीक है। जो प्योर M होता है ना, प्योर M, वो होना चाहिए कैथोड। एंड एज एन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या होना चाहिए, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ एम। बोलो समझ में आ के नहीं आया, सॉल्ट सॉल्यूशन विच कंटेन्स एम। बोलो क्लियर हुआ, शुड आई मूव अहेड, आगे बढ़े, आपकी परमिशन हो तो आगे बढ़ते। चलो आगे देखते हैं अभी। तो Pratyush took sulfur powder on the spatula and heated it. He collected the gas evolved by inverting the test tube over it. It shows the figure below. What will be the action of the gas on the dry litmus paper and moist litmus paper? तो देखो सल्फर पाउडर जो है ना उसको उसने हिट किया है, सल्फर पाउडर ऑन द स्पैटुला एंड हिटेड इट। ही कलेक्ट्स द गैस इवॉल्व्ड बाय इन्वर्टिंग द टेस्ट ट्यूब। तो देखो क्या होगा, सल्फर पाउडर ऑन स्पेक्यूला एंड हीटेड इट। देखो समझना यहाँ पर, ध्यान से समझना, सल्फर पाउडर जो है ना, एक सेकंड, तो चालू करते हम तो खावा वाला हो ना भी, अरे सर ने पण कदाच भूख लागी શકે છે। ओके चलो लिसन। तो फिर ये कंप्यूटर भी हैंग हो जाता है मालूम है? चलो तो देखो सल्फर जो है ना, सल्फर की प्रोसेस हम करते हैं मान लो कि ऑक्सीजन से, तो क्या मिल जाएगा यहाँ को, सल्फर मिलेगा, ठीक है। अभी देखो जब ये सल्फर, देखो जब तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना ये आ, अभी देखो अभी इसमें H प्लस है नहीं, ठीक है, तो ये क्या होगा, कैसा होगा, ये अभी एसिड नहीं है, ठीक है, अभी ये एसिड नहीं है, मतलब कि जब एसिड टू गैस होगा और यहाँ पे मान लो कि मेरे पास ड्राई लिटमस पेपर है, तो उसके ऊपर कोई भी रिएक्शन आएगा नहीं, नो रिएक्शन, क्यों, बिकॉज अभी एसिड बना नहीं है। बट मान लो कि मेरा लिटमस पेपर में पानी है, मतलब SO2 जब इससे प्रोसेस करेगा ना H2O के साथ, तो क्या बन जाएगा, H2SO3 बन जाएगा, और इसके अंदर H प्लस और SO3 - 2 आयन प्रेजेंट है। और उसके बाद वो लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, उसका कलर जो है वो ब्लू से रेड हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बहुत से आ रहा है कि आ रहा है समझ में, ठीक है। दैट इज हाउ वी नीड टू डू इट। ये क्वेश्चन जो है वो हमने सब कुछ लिख दिया, बैलेंस इक्वेशन भी लिख दिया, ठीक है। ओके 10th नहीं है, 11th जो है वो करते हैं, डिस्कनेक्ट होने वाला है वैसे अभी जल्दी। चलो बाकी के क्वेश्चन खत्म करते हैं आज, ठीक है इसमें। ओके आज रात को ट्यूशन होगा वापस, एक काम करते हैं एक्चुअली, अभी नहीं अभी थोड़ा पढ़ते हैं, 2 मिनट के बाद वापस कनेक्ट हो जाना आप लोग, ठीक है।